स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम समझेंगे कि इतने टाइप्स के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको चूज करने के लिए हमें क्या सोचना पड़ता है, किसके क्या मेरिट्स हैं, किसके क्या डीमेरिट्स हैं, फीचर्स क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कौन से बिजनेस को कि ये किस टाइप का बिजनेस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, सेकंड इज पब्लिक सेक्टर बिजनेस। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस हमारा क्या होता है, जो कि प्राइवेट जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। जो जनरल पब्लिक है वो ये बिजनेस कर सकती है। जैसे कि मुझे अगर अपनी कोई शॉप ओपन करनी है तो जो फॉर्मेलिटीज हैं रजिस्ट्रेशन की वो मैं पूरी करके वो शॉप ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है मैं कर सकती हूँ। तो इस टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, जिसमें मैं खुद डिसीजन ले सकती हूँ कि मुझे क्या करना है और कैसे बिजनेस को करना है। ठीक है, तो दूसरा आता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर बिजनेस। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, जिसमें मेरे को अगर काम करना है तो मैं नहीं डिसाइड करूंगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनका क्या बिजनेस होना चाहिए, उस काम के लिए उन्होंने किस किस एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, क्या उनको चाहिए, किस तरह से उनको उसको प्रोसेस करना है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सब चीजें ना हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी और पब्लिक सेक्टर के बारे में भी। अभी मैं आपको प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के जो टाइप्स हैं इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी मैं आज की वीडियो में, क्योंकि इनको डीप में जाकर हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कि उसका जो अगली वीडियोस मेरी आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वो वीडियोस देखकर उसका बेनिफिट ले लो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जर्नल इंडिविजुअल, आपको बिजनेस करना है, आप सोच सकते हो मुझे बिजनेस करना है मैं स्टार्ट करूँ, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। तो अब अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करें। क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अकेले बिजनेस को संभाल सकूं, क्या मुझे कोई और एक पार्टनर लेना चाहिए, या मुझे अपनी फैमिली बिजनेस में जाना चाहिए, या फिर मुझे कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं सोसाइटी को सर्व कर सकूं, या मैं ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मैं पब्लिक से पैसे लेकर बिजनेस कर सकूं जिससे कि पब्लिक को उसका बेनिफिट मिले। पब्लिक यानी जनरल पब्लिक, जनता जिसे हम बोलते हैं, हाँ यहाँ उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, जब एक इंडिविजुअल, एक अकेला पर्सन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, अब उसे एक इंडिविजुअल को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं बिजनेस को। मैं अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करता हूं तो सारी इन्वेस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी, मैं पैसा लगाऊंगा, मैं बिजनेस को मैनेज करूंगा, उसके जो रिस्क होंगे वो मैं लूंगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं जिसमें मैं ये सब चीजें कर सकता हूं तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को चूज करूंगा। ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक सिंगल ऑनर, जो एक ऑनर है वही सब डिसाइड करेगा क्या डिसीजन लेना है हमें बिजनेस के लिए, और कैसे हमारे पास हम अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ये प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में होती है। सोल मीन्स सिंगल पर्सन, प्रोप्राइटरशिप मतलब ऑनर। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मीन्स एक सिंगल पर्सन जो एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, इसके बहुत सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। हर एक बिजनेस टाइप के जो है अपने कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी जिस भी बिजनेस में एक सिंगल ऑनर है वही सारी मैनेजमेंट देख रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ये इसका फीचर यानी उसकी एक पहचान होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं।
ठीक है, हमने किसी के साथ पार्टनरशिप करी और हम उस बिजनेस को स्टार्ट करें, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। मिनिमम, अब मैं अकेली हूं तो मैं अपने साथ तो पार्टनरशिप नहीं कर सकती, मुझे कम से कम 1 पर्सन और चाहिए बिजनेस पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50% हो सकते हैं एक बिजनेस के पार्टनर, ठीक है। अब इसके कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें मैंने अभी आपको बता दिया कि मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए। अगर सिंगल पर्सन है तो वो हमारा पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकती, तो दो पर्सन होंगे। अब इसके अंदर उसको हम बोलते हैं पार्टनर, जो पर्सन की मैं बात कर रही हूँ ना, 2 पर्सन होंगे यानी 2 पार्टनर होंगे, ठीक है। अब इसमें जो बिजनेस का नाम होगा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर का नाम राम है, दूसरे पार्टनर का नाम श्याम है, तो बिजनेस का नाम राम एंड श्याम नहीं हो सकता, बिजनेस का एक अलग नाम होगा जिसे हम बोलते हैं फर्म नेम, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म नेम, क्लियर। उसके बाद जब भी ये 2 पार्टनर्स किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक अग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। उस अग्रीमेंट में ये सब लिखा जाता है कि हम किस तरह से प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैसे हम लॉसेस शेयर करेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसने कितना काम किस तरीके से करना है। सपोज अब जैसे राम है, राम जो है फाइनेंसेस मैनेज करने में एक्सपर्ट है, तो राम क्या करेगा, राम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है राम और श्याम की, उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जितने भी फाइनेंसेस है वो मैं मैनेज करूंगा क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। श्याम कहता है मैं सेल्स में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। तो जो भी उनके बीच का अग्रीमेंट होता है, जो भी उनका डिस्कशन होता है कि हम 50-50 प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, वो सब चीजें एक अग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। यही चीजें आप अब आगे 12th क्लास में जाकर अपने अकाउंट्स में भी पढ़ने वाले हो। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म के जो हमारा अकाउंट है वो कैसे बनता है, कैसे प्रॉफिट शेयर होता है, लॉसेस शेयर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से हम इसको समझेंगे पार्टनरशिप फर्म को, सो दैट कि जब हम 12th क्लास में आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, क्लियर। चलो अब उसके बाद आते हैं हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इंडिया से बाहर नहीं है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब अगर मैं किसी भी नए बिजनेस को नहीं करना चाहती, मैं अपने फैमिली बिजनेस में जाना चाहती हूँ, तो फैमिली बिजनेस क्या होगा, उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये हिंदू लोग जो है अपनी फैमिली के अंदर जो बिजनेस करते आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसके अंदर क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं ना उस फैमिली के, वो सब इसी बिजनेस में जुड़े होते हैं, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म HUF भी होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी जो डिवाइड नहीं हुई है। आजकल ये बिजनेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जैसे कोई एक ज्वेलर है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके फैमिली के सब लोग उसी बिजनेस में आ गए, फिर उसकी आगे आने वाली पुश्ते वो सब उसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो वो होता है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी पहचान कैसे हो गई, हमें इसकी पहचान हो गई कि अगर फैमिली बिजनेस है, फैमिली का हर मेंबर इससे जुड़ा है, ठीक है। अब इसमें भी होता है हमारे पास जो डिसीजंस होते हैं वो एक पर्सन के हाथ में होते हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वही बिजनेस ऑफ द फैमिली होता है। जो सबसे एल्डर पर्सन होगा उस घर का, वही उस बिजनेस का करता होगा। जो पर्सन हेड करता है बिजनेस को उसे यहाँ पर बोलते हैं कर्ता, ठीक है। अब इसमें जो और फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि उस बिजनेस में जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं को पर्सनर्स, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एक नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है, उसमें जैसे CEO एक हो गया, एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, एक HR डिपार्टमेंट हेड हो गया, एक रीजनल मैनेजर हो गया, एक स्टेट मैनेजर, एक कंट्री हेड हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं एम्प्लॉयज। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो भी इस पोस्ट पर जो भी लोग होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं को पर्सनर्स, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, काम वैसे ही होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जिसे हम बोलते हैं कर्ता, ठीक है।
इन सब की तरह सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, अभी वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? वो सोसाइटीज जो कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से काम नहीं करती, सोसाइटी को सर्व करने के पर्पज से काम करती है, उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको देती हूँ, जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोसाइटी ना, उस सोसाइटी का एक नाम होता है, ठीक है। अब उसमें जो लोग जैसे एक सेक्रेटरी हो गया, एक चेयरपर्सन हो गया, वो क्या है? वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। वो किस लिए काम करते हैं? ताकि हमारी बिल्डिंग में यानी हमारी सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी पर्सन ज्वाइन करना चाहता है वो वॉलंटरीली ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि तुम इस बिल्डिंग में रहते हो तो तुम्हें यहाँ की सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, हेड करना पड़ेगा इधर की सोसाइटी को, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद जो है एक चेयरमैन, सेक्रेटरी, इस तरह से पर्सन्स जोड़े जाते हैं। ये तो एक हो गया एक सोसाइटी का, एक हाउसिंग सोसाइटी का। लेकिन अभी मैं जब डिस्क्राइब करूंगी तो मैं आपको किस तरह से कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। चलो, अब जैसे सबके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, मैंने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉलंटरीली ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से आ जाता है। अब उसमें उसके पास उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। इस तरह के डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब पॉइंट समझ आ रहे हैं तो बेटा लाइक करते जाओ, ठीक है, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी समझ में, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो, अब यहाँ पर बात करते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है यानी कि जो कि जॉइंटली बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम सुना होगा, मैं एक ही एग्जाम्पल देती हूँ आपको, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। वो एक लिमिटेड कंपनी है। रिलायंस में अगर आपने जैसे सपोज कुछ शेयर परचेज करने हैं, ठीक है ना, तो आप रिलायंस के शेयर परचेज कर सकते हो ना। तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारी वो कंपनी होती है जिसमें जो कैपिटल है वो सिर्फ एक पर्सन उसका ऑनर होता है, वो लेकर नहीं आता, उसमें जनरल पब्लिक अपनी कैपिटल देती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था कि शेयर्स परचेज करते हैं, अगर मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज करने हैं तो मैं वॉलंटरीली अपनी मर्जी से जितने शेयर चाहूँ वो परचेज कर सकती हूँ, ठीक है। सपोज मैंने 50,000 रुपीज के शेयर परचेज किए, तो वो 50,000 रुपीज उस कंपनी के लिए क्या हुआ? शेयर कैपिटल। क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसको उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने शेयर्स परचेज किए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो कैपिटल होती है जनरल पब्लिक की, उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर बड़े स्केल पर बिजनेस करना है तो बहुत कैपिटल की जरूरत है। अब बहुत कैपिटल, अब कितनी कैपिटल एक पर्सन लेकर आएगा? या अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं तो भी हम कितनी कैपिटल ला सकते हैं? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, लेकिन हमें कई हजार करोड़ कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए क्या करना होगा? मुझे सोचना होगा कि क्या मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करूं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करेगी। आप 50,000, 10,000, कोई 80,000, कोई 1 लाख, कोई 2 करोड़, कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे वो बिजनेस ग्रो होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? जो प्रॉफिट आते हैं उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। जो प्रॉफिट आया, सपोज आपने 50,000 रुपीज के शेयर परचेज किए थे, तो वो 50,000 रुपीज के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आया है, जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आपको दे दिया जाएगा कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी थी और इतनी इन्वेस्टमेंट पे इस बिजनेस ने इतना प्रॉफिट अर्न किया, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको इन सबका डिस्क्रिप्शन दिया ब्रीफ में, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे और पूरा इनको डिटेल में डीप तक समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये सब डिटेल में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
तो बेटा इन सबको समझो, बहुत अच्छे से डीपली समझो। मैं आपको डीपली एक एक पॉइंट विद एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देकर समझाऊंगी, ठीक है, सो दैट कि कभी भी ये चैप्टर आप भूल नहीं पाओ। क्योंकि अब क्या है, अब आप बड़े हो रहे हो तो आपने सोसाइटी में, बिजनेस में एंटर करना है, आप अपने बिजनेस करोगे या अपनी जॉब करोगे, उन सब में ये सब चीजें आपकी काम आने वाली हैं, ठीक है। ये सारी नॉलेज आपके बहुत काम आएगी। 11 और 12th का जो सिलेबस है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ये बेसिक नॉलेज है 11th 12th के अंदर, ये आपको जरूर अच्छे से सीखनी चाहिए और इसको, ये आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग काम आएगी और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए अब बताइए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है, लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर देना, सो दैट मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को देख सको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।